हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 के क्वेश्चन का आंसर, जिसका शीर्षक है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात 1905 यानी 1905 से पहले कैसे थे? तो इसका आंसर है, रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात 1905 से पहले जनसाधारण के लिए बहुत बुरे थे। जैसे है, 20वीं सदी के प्रारंभ में 85% रूसी कृषक थे। सेकेंड है, फ्रांस तथा जर्मनी में अनुपात 40% से 50% था। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। थर्ड है, मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। फोर है, जब रूसी रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था तो सन 1890 के दशक में कई कारखाने स्थापित किए गए और कारखानों में विदेशी निवेश बढ़ गए। 5 है, कामगार उनकी दक्षता के अनुसार सामाजिक समूह में बटे हुए थे। कामगार या तो गांवों से आते थे या कारखानों में नौकरी पाने के लिए शहरों में प्रवास करते थे। 6 है, इस समय किसानों की बिरादरी बहुत धार्मिक थी, किंतु कुलीनता के बारे में अधिक नहीं सोचती थी। उनका विश्वास था कि भूमि उनके बीच बटी होनी चाहिए, क्योंकि सामंती अधिकारों के कारण यह संभव नहीं था। अतः किसानों की अपनी कमेटी थी, जिसमें धन का वितरण प्रत्येक के परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था। 7 है, जब कभी कामगार किसी के निकाले जाने पर या कार्य स्थितियों को लेकर नियोक्ताओं से असहमत होते थे तो विभाजन के बावजूद भी वे हड़ताल के लिए इकट्ठे हो जाते थे। सन 94 मजदूरों के लिए बुरा था। 8 है, आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए, मजदूरी 20% घट गई। 9 है, कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ जाता है। 10 है, सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से अधिक मजदूर रोज के काम के घंटों को कम करने, मजदूरी बढ़ाने तथा कार्य स्थितियों में सुधार करने की मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। सेकंड प्रश्न है, 1917 से पहले रूस के कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? तो इसका आंसर है, सन 1917 से पहले रूस के कामकाज करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से भिन्न थी, क्योंकि सभी रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए गांव से शहर नहीं आए थे। उनमें से कुछ ने गांव में रहना जारी रखा और शहर में प्रतिदिन काम पर आते थे। वे सामाजिक स्तर एवं दक्षता के अनुसार समूह में बटे हुए थे और यह उनकी पोशाकों में परिलक्षित होता था। धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत तो रहती थी, तथापि कामकाजी जनसंख्या एक मोर्चे पर तो एकजुट थी। कार्य स्थितियों एवं नियोक्ताओं के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले में रूस के कामगार जनसंख्या जैसे कि किसान एवं कारखाना मजदूरों की स्थिति बहुत भयावह थी। ऐसे जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसकी भ्रष्ट एवं दमनकारी नीतियों से इन लोगों से उनकी दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कारखाना मजदूरों की स्थिति भी इतनी ही खराब थी। वे अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन अथवा कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। अधिकतर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। वे अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। कई बार तो इन मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। कार्य घंटों की कोई सीमा नहीं थी, जिसके कारण उन्हें दिन में 12-15 घंटे काम करना पड़ता था। उनकी स्थिति इतनी करुणाजनक थी कि न तो उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और सन
1917 यानी 1970 की रूसी क्रांति की शुरुआत से पहले न ही किसी प्रकार के सुधारों की आशा थी। किसान जमीन पर सिर्फ कामगारों के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। कुलीन वर्ग सम्राटे तथा रूढ़िवादी चर्च के पास बहुत अधिक संपत्ति थी। ब्रिटानी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान कुलीनों का सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ते थे, किंतु रूस में किसान कुलीनों को दी गई जमीन लेना चाहते थे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया और जमींदारों को मार भी डाला। रूस में किसान अपनी जमीन एकत्र करते और अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और उनका मीर उसे प्रत्येक परिवार की जरूरत के अनुसार बांट देता था। थर्ड प्रश्न है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? तो इसका आंसर है जनता के बढ़ते अविश्वास एवं जार की नीतियों से असंतुष्ट के कारण जार का शासन 1917 में खत्म हो गया। जार निकोलस द्वितीय ने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, मतदान के नियम बदल डाले और अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे सवालों अथवा नियंत्रण को खारिज कर दिया। रूस में युद्ध प्रारंभ में बहुत लोकप्रिय था, मतलब रूस युद्ध के प्रारंभ में बहुत लोकप्रिय था और जनता जार का साथ देती थी। मगर जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, जार ने ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने से मना कर दिया। इस प्रकार उसने अपना समर्थन खो दिया और जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी। जरीना अलेक्सांद्रा के सलाहकारों विशेषकर रासपुतीन ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। रूसी सेना लड़ाइयां हार गई। पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों एवं इमारतों को नष्ट कर दिया। फसलों एवं इमारतों के विनाश से रूस में लगभग 30 लाख यानी 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए और जिससे हालात बहुत बिगड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध के उद्योगों पर पूरा प्रभाव पड़ा। बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण माल का आयात बंद हो गया। औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे तथा 1960 तक रेलवे लाइनें टूट गई। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गई। 26 फरवरी 1917 यानी 26 फरवरी 1970 को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। यह आखिरी दांव साबित हुआ और इसने जार के शासन को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया। 2 मार्च 1917 यानी 2 मार्च 1917 को जार गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गया और इसकी निरंकुशता का अंत हो गया। किसान जमीन पर सिर्फ कामगारों के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। किसानों में जमीन की भूख प्रमुख कारण थी। विभिन्न दमनकारी नीतियों तथा कुंठा के कारण वे आमतौर पर लगान देने से मना कर देते और प्रायः जमींदारों की हत्या करते थे। कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं ने भी लोगों के विद्रोह के लिए उत्साहित किया। 4 प्रश्न है, 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभाव को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं को प्रभाव को दर्ज कीजिए। तो इसका आंसर है फरवरी क्रांति 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद से शुरू हुई और उसके बाद हालात बिगड़ गए। फरवरी 1970 में मजदूरों के क्वार्टर में खाने की अत्यधिक किल्लत अनुभव की गई। संसदीय प्रतिनिधि जार के ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के विरुद्ध थे। शहर की बनावट इसके नागरिकों के विभाजन का कारण बन गई। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित थे। बाएं तट पर फैशनेबल इलाके जैसे कि विंटर पैलेस, सरकारी भवन तथा वो महल भी था जहां ड्यूमा की बैठक होती थी। सर्दियां बहुत ज्यादा थी, असाधारण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। 22 फरवरी को दाएं किनारे पर एक कारखाने में तालाबंदी हो गई।
अगले दिन सहानुभूति के तौर पर 50 और कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कई कारखानों में महिलाओं ने हड़ताल की अगुवाई की। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने टीमा को बर्खास्त कर दिया। 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया। गलियां मजदूरों एवं लोकतंत्र के नारे लगाते हुए लोगों से भर गई। घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया तथा शाम तक बगावत कर रहे सैनिकों एवं हड़ताल कर रहे मजदूरों ने मिलकर पेट्रोग्राद सोवियत नाम में काउंसिल बना ली। जार ने 2 मार्च को अपनी सत्ता छोड़ दी और सोवियत तथा ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर रूस के लिए अंतिम सरकार बना ली। फरवरी क्रांति के मोर्चे पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं था। इसका नेतृत्व लोगों ने स्वयं किया। पेट्रोग्राद ने राजशाही का अंत कर दिया और इस प्रकार उन्होंने सोवियत इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। बच्चों, अब हम जानेंगे फरवरी क्रांति के प्रभाव के कारण। तो पहला कारण है क, फरवरी के बाद जनसाधारण तथा संगठनों की बैठक पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। ख है, पेट्रोग्राद सोवियत की तरह ही सभी जगह सोवियत बन गई, यद्यपि इनमें एक जैसी चुनावी प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया। ग है, अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता व्लादिमीर लेनिन रूस वापस लौट आए। उन्होंने अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाने वाली 3 मांगे रखी। ये 3 मांगे थी, युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। घ है, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। अब हम जानेंगे अक्टूबर क्रांति के बारे में। अक्टूबर क्रांति अंतरिम सरकार तथा बोल्शेविकों में मतभेद के कारण हुई। सितंबर में व्लादिमीर लेनिन ने विद्रोह के लिए समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 1917 को उन्होंने पेट्रोग्राद सोवियत तथा बेलशेविकी पार्टी को सत्ता पर सामाजिक कब्जा करने के लिए मना लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी सैनिक समिति नियुक्त की गई। जब 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री केरेस्की ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए सैनिक टुकड़ियों को लाने हेतु शहर छोड़ा। क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों पर हमला बोला। अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की और 24 तारीख की रात को शहर में बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। थोड़ी सी गंभीर लड़ाई के उपरांत बोल्शेविकों ने मॉस्को पेट्रोग्राद क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण पा लिया। पेट्रोग्राद में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत्स की बैठक में बोल्शेविकों की कार्रवाई को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व मुख्यतः लेनिन तथा उसके अधीनस्थ ट्रॉट्स्की ने किया और इसमें नेताओं का समर्थन करने वाली जनता भी शामिल थी। इसने सोवियत पर लेनिन के शासन की शुरुआत की तथा लेनिन के निर्देशन में बोल्शेविक इसके साथ थे। 5 प्रश्न है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो इसका आंसर है, अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए कई परिवर्तन शामिल हैं। इसमें से क है, बोल्शेविक निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे, अतः अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ख है, भूमि एवं सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उस भूमि पर कब्जा करने दिए गए जिस पर वे काम करते थे। ग है, शहरों में बड़े घरों के परिवार की आवश्यकता के अनुसार हिस्से कर दिए गए। घ है, पुराने अभिजात वर्ग के पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। अंग है, परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना एवं कर्मचारियों की नई वर्दियां पेश की। च है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। 6 है, नवंबर में संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविक की हार हुई और जनवरी 1918 में जब सभा ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो लेनिन ने सभा बर्खास्त कर दी। मार्च 1918 में राजनीतिक विरोध के बावजूद रूस ने ब्रेस्ट
लिटोवेशक में जर्मनी से संधि कर ली। यह रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। जहाँ उन्होंने पहली बार केंद्रीकृत नियोजन लागू किया, जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। 6 प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो क है कुलक, ख है ड्यूमा, ग है 19 से 1930 के बीच महिला कामगार, ग है उदारवादी। तो इस सब का आंसर है क का। अब हम संक्षेप जानेंगे पहला कुलक के बारे में। तो कुलक रूस के धनी किसान थे। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। तो 1927-28 तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे। इसलिए इन कुलकों पर 1928 में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसान के वर्ग शत्रु थे। उनकी मुनाफाखोरी की इच्छा से खाने की किल्लत हो गई और अंततः स्टालिन को इन कुलकों का सफाया करने के लिए समूहीकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। बच्चों, अब हम संक्षेप जानेंगे ख ड्यूमा के बारे में। तो ड्यूमा 95 के क्रांति के दौरान जार ने रूस के परामर्शदाता संसद के चुनाव की अनुमति दे दी। रूस के इस निर्वाचित परामर्शदाता संसद को ड्यूमा कहा गया। रूसी क्रांति के दबाव में 6 अगस्त 95 को गठित यह संस्था प्रारंभ में परामर्शदात्री मानी गई थी। अक्टूबर घोषणा पत्र में जार निकोलस द्वितीय ने इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की। अब हम संक्षेप जानेंगे ग 19 से 1930 के बीच महिला कामगारों के बारे में। तो महिला मजदूरों ने रूस के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला कामगार सन 1914 तक कुल कारखाना कामगार शक्ति का 31% भाग बन चुकी थी, किंतु उन्होंने पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था, अपितु उनके परिवार एवं बच्चों को भी देखभाल करनी पड़ती थी। वे देश के सभी मामलों में बहुत सक्रिय थी। वे प्राय अपने साथ काम करने वाले पुरुष कामगारों को प्रेरणा देती थी। 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस में सरकार बनाई। 1970 में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है। उदाहरण के लिए लॉरेंस टेलीफोन की महिला मजदूर मार्फा वासिलेवा ने बढ़ती कीमतों तथा कारखानों के मालिकों के मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाई और सफल हड़ताल की। अन्य महिला मजदूरों ने भी माँ वासिलेवा का अनुसरण किया और जब तक उन्होंने रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं की, तब तक उन्होंने राहत की सांस नहीं ली। अब हम संक्षेप जानेंगे घ उदारवादी के बारे में। तो उदारवादी रूस के उदारवादी वे लोग थे जो ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान मिले। वे वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरुद्ध थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में थे। वे प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्षधर थे, जो शासकों एवं अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो तथा सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। किंतु वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। वे सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार यानी प्रत्येक नागरिकों को वोट देने का अधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वे महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।